आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने 2000 साल से भी पहले पहली बार पूरे भारत को एक धागे में पिरोने का सपना देखा, और सिर्फ सपना देखा नहीं, उसे सच करके भी दिखाया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि आखिर कैसे एक साधारण सा लड़का इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक कैसे बना लेता है। देखिए, उनकी कहानी सिर्फ हिम्मत और स्ट्रैटेजी की नहीं है, बल्कि किस्मत का भी इसमें एक बड़ा हैरत अंगेज रोल था। तो कहानी शुरू होती है एक अपमान से। साल था 326 ईसा पूर्व। मगध के राजा धनानंद भरे दरबार में महान विद्वान चाणक्य की बेइज्जती कर देते हैं। और चाणक्य वो कसम खाते हैं कि नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और ठीक उसी वक्त कहीं और उनकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है। एक बच्चा जो बस राजा राजा खेल रहा था, लेकिन उसका न्याय करने का तरीका वो बिल्कुल असली था। तो चलिए इसी मुलाकात को थोड़ा और करीब से समझते हैं। चाणक्य ने उस लड़के में, जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता था, एक असाधारण राजा की झलक देख ली थी। और बस यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे कमाल की गुरु शिष्य जोड़ी की कहानी। सोचिए, ये शब्द किसी मंजे हुए राजा के नहीं थे, ये उसी छोटे लड़के चंद्रगुप्त के थे। खेल खेल में एक बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगा, और चंद्रगुप्त ने क्या किया? उसने सिर्फ चोर को सजा नहीं दी, बल्कि खुद को भी सजा दी। न्याय की इतनी गहरी समझ! बस यही देखकर चाणक्य को पक्का यकीन हो गया कि भारत का अगला सम्राट उनके ठीक सामने खड़ा है। इसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए, जो उस समय ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। वहां उन्होंने उस लड़के को एक योद्धा और एक शासक के रूप में तराशा, हर तरह से तैयार किया। लेकिन सामने जो दुश्मन था, मगध का नंद साम्राज्य, वो कोई मामूली दुश्मन नहीं था। धनानंद की सेना वो बहुत विशाल थी, बहुत ज्यादा ताकतवर। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने शुरू में एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सीधे मगध के दिल यानी राजधानी पर हमला कर दिया। और नतीजा? एक बहुत बुरी हार। एक पल के लिए तो लगा कि ये सपना शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और फिर जीत का रास्ता मिला एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब जगह से। हार के बाद जब वो कहीं छिपे हुए थे, तो चाणक्य की नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो गरम खिचड़ी खा रहा था। अब सुनने में ये बड़ा मामूली लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसी एक छोटी सी घटना ने उनकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल कर रख दिया। हुआ ये कि बच्चे ने सीधे गरम खिचड़ी के बीच में हाथ डाल दिया, और जाहिर है उसका हाथ जल गया। तब उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा पहले किनारे से खाओ, वहां से ठंडी होती है। बस चाणक्य के दिमाग की बत्ती जल गई। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, वो उस गरम खिचड़ी का सेंटर थी। उसे जीतने के लिए सीधे उस पे हमला करना हाथ जलाने जैसा था। सही तरीका था, पहले किनारों को जीतो, जो छोटे छोटे राज्य थे। तो इस नई खिचड़ी स्ट्रैटेजी के साथ चंद्रगुप्त ने अपनी जीत का सफर फिर से शुरू किया, और इसी रणनीति ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो प्लान क्या था? सबसे पहले उन्होंने उत्तर पश्चिम के इलाके साफ किए, सिकंदर के गवर्नरों को हराया। इसके बाद हिमालय के एक ताकतवर राजा पर्वतक के साथ गठबंधन किया। इससे उनकी सेना की ताकत लगभग दोगुनी हो गई। और फिर जब किनारे ठंडे हो चुके थे, इस विशाल सेना के साथ उन्होंने सीधे पाटलिपुत्र पर धावा बोल दिया। और साल था 322 ईसा पूर्व। ये वो साल था जब धनानंद की हार हुई, नंद वंश का अंत हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे। यहीं से भारत देखिए, जंग जीत लेना एक बात है, पर इतने बड़े साम्राज्य को चलाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त ने एक विजेता से एक महान शासक का सफर कैसे तय किया, और कैसे खड़ा किया इतिहास का एक सबसे बेहतरीन साम्राज्य। उनका साम्राज्य कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जो नंद साम्राज्य था, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। जरा सोचिए, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक, सब कुछ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो चाणक्य की सलाह पर एक कमाल का सिस्टम बनाया गया।
पूरे साम्राज्य को 4 बड़े हिस्सों यानी प्रांतों में बांट दिया गया। हर प्रांत की अपनी राजधानी थी और यह सिस्टम इतना जबरदस्त था कि पूरा साम्राज्य एक घड़ी की तरह बिल्कुल ठीक-ठाक चलता था। मतलब चंद्रगुप्त का राज सिर्फ जमीनें जीतने तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक अखंड भारत की नींव रखी, एक ऐसा देश जहां बौद्ध, जैन, ब्राह्मण सब धर्म एक साथ रह सकते थे। उन्होंने हजारों मील लंबे हाईवे बनवाए, सिंचाई के लिए बेहतरीन सिस्टम बनाया, जिससे व्यापार और किसानी दोनों को जबरदस्त फायदा हुआ। पर चंद्रगुप्त की जिंदगी का आखिरी चैप्टर उनकी जीतों से भी ज्यादा नाटकीय है। ये कहानी है एक पर्सनल ट्रेजेडी की, एक ऐसी घटना की जिसने उन्हें सब कुछ, सिंहासन, सत्ता, सब कुछ छोड़कर एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। देखिए, उस जमाने में राजाओं को जहर देकर मारने की कोशिशें आम थीं। तो चाणक्य क्या करते थे? वो चंद्रगुप्त के खाने में रोज जहर की बहुत ही छोटी मात्रा मिलाते थे, ताकि उनका शरीर जहर का आदी हो जाए और उन पर किसी भी जहरीले हमले का असर ना हो। पर एक दिन एक बहुत ही अनहोनी हो गई। चंद्रगुप्त की गर्भवती पत्नी रानी दुर्धरा ने गलती से वही खाना खा लिया, और जब तक चाणक्य को इस बात का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहर अपना काम कर चुका था। चाणक्य समझ गए कि रानी को तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन पेट में पल रहे मगध के वारिस को बचाना होगा। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपनी तलवार से रानी का पेट काटकर बच्चे को बाहर निकाला। कहते हैं, जहर की एक बूंद यानी एक बिंदु बच्चे के माथे पर गिर गया था और उसी से उसका नाम पड़ा बिंदुसार। अपनी पत्नी की इस तरह मौत ने चंद्रगुप्त को अंदर तक तोड़ दिया, जिंदगी की सच्चाई देखकर। उनका मन सत्ता से, राजपाट से पूरी तरह हट गया। तो जैसे ही उनके बेटे बिंदुसार बड़े हुए, चंद्रगुप्त ने सिंहासन उन्हें सौंप दिया और खुद सब कुछ त्याग दिया। राजपाट छोड़ने के बाद चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और एक भिक्षु का जीवन जीने लगे, और अपने अंतिम दिनों के लिए उन्होंने सल्लेखना की कठिन प्रथा को चुना। ये जैन धर्म में एक प्रथा है जिसमें आत्मा की शुद्धि के लिए अपनी मर्जी से मृत्यु तक उपवास रखा जाता है। वो दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला चले गए, और वहीं एक गुफा में उस महान सम्राट ने, जिसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था, शांति से उपवास करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। साल था 297 ईसा पूर्व। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य की असली विरासत क्या है? वो विशाल साम्राज्य जो उन्होंने बनाया, या फिर उस विशाल साम्राज्य को एक पल में छोड़ देने की उनकी हिम्मत? शायद एक महान लीडर की असली पहचान इसी में होती है कि वो क्या बनाता है और क्या छोड़ने की ताकत रखता है।